जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और आप लोगों को पता ही होगा कि इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ हम हिंदी भी सीख रहे हैं। अर्थात पहले हम हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी व्याकरण की बातें करते हैं, और उसके बाद उस सब्जेक्ट मैटर पर, उस टॉपिक पे हम इंग्लिश ग्रामर की बातें करते हैं। तो इस तरीके से अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन पूरा हो गया है। अब हम आज से शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है टेंस। जी हाँ, जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता वो तो टेंस का नाम सुनते ही टेंशन में आ जाते हैं। टेंस मुझे लगता है कि ग्रामर का सबसे आसान चैप्टर है। टेंस जो है काल के बारे में है। टेंस जो है समय के बारे में है। समय कैसा हो सकता है? अभी जो कुछ हम कर रहे हैं ये प्रेजेंट है। इससे पहले जो कुछ भी हम कर चुके हैं वो पास्ट था, और फ्यूचर में जो कुछ भी हम करेंगे वो फ्यूचर होगा। अर्थात वर्तमान काल, पीछे गए तो भविष्यत काल, और आगे गए तो भूतकाल। सो तीन ही काल हिंदी में भी बताया गया है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अगर पीछे से लेकर के आए तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। उसी को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये समय का एक चक्र है जो निरंतर चलता ही रहता है। आज जो प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाएगा, और जो कल फ्यूचर है वो कल के दिन में प्रेजेंट हो जाएगा, परसों वो पास्ट हो जाएगा। तो ये समय का पहिया है, ये लगातार चलता ही रहता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज टेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंस, and with the help of certain examples we'll try to understand from the basic, from the beginning, tense topic itself, right? So कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो बदलाव होता है उसे टेंस कहते हैं। हिंदी में काल कहते हैं ना, तो उस काल को ही यहाँ पर टेंस कहा जाता है। Tense changes the form of the verb to express the time of an action. जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वो किसी समय के सापेक्ष में करते हैं। अगर अभी हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो इसका समय का सापेक्ष जो है वो प्रेजेंट है, वर्तमान है। जो हम पहले कुछ एक्शन कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, वो समय के परिप्रेक्ष्य में भूतकाल है, पास्ट टेंस है। और जो बाद में करने वाले हैं वो समय के परिप्रेक्ष्य में भूतकाल है, फ्यूचर टेंस है। तो उसी को बता रहे हैं कि कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो बदलाव आता है, ध्यान देने वाली बात है कि जैसा आपका कार्य का समय होगा, कार्य का काल होगा, उसी के अनुसार वर्ब के रूप में बदलाव होगा। वर्ब हमने इससे पहले हम वर्ब पढ़ चुके हैं: प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब में लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलाव होते हैं। अगर लिंग बदल गया तो भी बदलाव हो सकता है, अगर वचन बदल गए, एक वचन द्विवचन, तब भी बदलाव हो सकते हैं, और अगर पुरुष बदल गए तब तो बदलाव होते ही है। तो इस तरीके से कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो बदलाव आता है उसे ही टेंस कहते हैं। अर्थात टेंस समझने के लिए वर्ब के फॉर्म को समझना जरूरी है। क्रिया जो है, क्रिया के फॉर्म को समझना जरूरी है। जब हम क्रिया चैप्टर की चर्चा कर रहे थे उस समय हमने आप लोगों से रिकमेंड किया था कि लगभग 500 शब्दों का आप शब्दार्थ याद करेंगे। हिंदी से इंग्लिश, चाहे इंग्लिश से हिंदी, जो भी होता है वो शब्दार्थ याद करेंगे। 500 वर्ब्स का, 500 क्रियाओं का हिंदी से इंग्लिश, चाहे इंग्लिश से हिंदी, आप मीनिंग याद करेंगे, और उसके बाद से उसके फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3
ये 3 आपको कंठस्थ करना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो जो लोग ये कंठस्थ कर चुके हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत आसान होने वाला है, और जो अभी तक 500 क्रिया के फॉर्म, सेंटेंस वो फॉर्म याद नहीं किए हैं, वो 20-20 करके 50-50 करके पर डे याद कर लीजिए। हम वैसे भी ग्रामर आपको शनह शनह धीरे धीरे बताते चल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठता जाए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग या तो हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं या इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। हमने जो तरीका चुना है वो ये है कि पहले हम उस ग्रामर को हिंदी में बताते हैं और उसके पश्चात हम इंग्लिश में बताते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की जो भूली बिसरी यादें हैं वो तरोताजा हो जाती हैं और आपको इंग्लिश ग्रामर समझने में आसानी होती है। तो इस तरीके से हमने क्या टेंस बोला कि टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस का क्या काम है, वर्ब के फॉर्म को चेंज करना। किस लिए, जो टाइम ऑफ एक्शन है उसको बताना है कि ये एक्शन कब हुआ था, ये एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, ये एक्शन पास्ट में हुआ था, ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। इसके बारे में हमें जानकारी टेंस से मिलती है और इसलिए टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस के 3 प्रकार हैं। क्या क्या है, प्रेजेंट टेंस जिनको वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिनको भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसको भविष्य काल या भविष्यत काल कहते हैं। मुझे लगता है कि इतने दूर तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो टेंस का, जो सेंटेंस का, जो वर्ब का जो फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म जो है वो हमें बताता है कि ये कौन सा टेंस है। किस तरीके से, तो टाइम ऑफ एक्शन, किस समय ये समय हो, किस समय ये कार्य हुआ है। ये कार्य अभी चल रहा है क्या, तो वर्तमान होगा। ये कार्य समाप्त हो चुका है क्या, भूतकाल होगा। ये कार्य भविष्य में होने वाला है क्या, भूतकाल भविष्यकाल होगा। तो इस तरीके से टेंस के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, एक लंबे समय से होता आ रहा है का बोध हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आपके पास कोई हिंदी में सेंटेंस होगा, उस हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में कुछ न कुछ ये सहायक क्रिया होगी। अगर लास्ट में जो सहायक क्रिया है वो अगर है, हूं, हो, ऐसा हो, अगर है करके अगर कोई भी लास्ट में सहायक क्रिया आ रही है तो कंफर्म है कि ये प्रेजेंट टेंस ही है, क्योंकि जो कुछ भी अभी चल रहा है उसे तो प्रेजेंट में ही लिखेंगे ना, और उसके लिए है ही लिखना है। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए ये 4 सेंटेंस हमने बोले, 4 सेंटेंस में लास्ट में है, हूं। ये जो हमारा पर्सन है, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार, जेंडर के अनुसार ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है लगा हो, हूं लगा हो लगा हो, है लगा हो, वो प्रेजेंट टेंस होता है। सबसे पहले जब भी आपको टेंस चेंज करना है, जब भी आपको ट्रांसलेशन करने हैं, सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंस को पहचानना है, वो सेंटेंस किस टेंस में है। तो इसलिए हम जितना टेंस बताएंगे उसका मैं पहचान बताते चलूंगा। उस सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। तो यहां पर बता रहे हैं कि जिस कार्य, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, एक लंबे समय से कार्य होते आ रहा है का बोध हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं।
कहने का मतलब कि सबके लास्ट में है लगा हुआ है, और हिंदी में जब है लगा होता है तो हम प्रेजेंट टेंस समझते हैं, प्रेजेंट टेंस का कार्य माना जाता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन दे दिया गया है, जस्ट अभी आप इतना ही समझ लीजिए। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूं। ये सब प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। हाँ जी, इसका ट्रांसलेशन चूंकि अभी हम नहीं बताए हैं, इसलिए इसकी चर्चा हम अभी नहीं करते। इसके बाद से पास्ट टेंस। जब प्रेजेंट की हम बात कर लिए जिसमें है, हैं, ये सब लग रहा है, तो पास्ट से क्या होता है, किसी कार्य के बीते समय में होने या करने, चाहे हो रहा था, हो चुका था, हो गया था, एक लंबे समय से होता आ रहा था का बोध, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब जो कार्य बीत चुका हो, जो कार्य बीते समय में बीत चुका हो उसको भूतकाल कहते हैं। जो भी समय वर्तमान से पहले का समय है वो भूतकाल है, और भूतकाल में जो भी कार्य बीत चुका है उसे पास्ट टेंस के अंदर में लिखते हैं। और उनका सेंटेंस जब हिंदी सेंटेंस आए तो हमें पहचानना पड़े कि ये प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। तो जिस तरीके से हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए है, हैं, हूं, हो इत्यादि लगे हों सेंटेंस के अंत में, तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसी तरीके से अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे ये सब लगे हों तो मान लीजिए कि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है, भूतकाल का है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक किताब खरीदी, पुस्तक खरीदी, मैंने एक पुस्तक खरीदी। अब इसमें क्या है, आपको इसमें कहीं था, थी, थे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी एक पास्ट का फॉर्म है, क्योंकि था, थे, थी के अलावा या, ये, था, थे, थी के अलावा या, ये, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो भी पास्ट में आएगा। यहां पर खरीदी में द में ई है, सेंटेंस खत्म हो रहा है खरीदी से, लास्ट में ई है, ये इंडिकेट करता है कि ये पास्ट टेंस में है। यहां तो मैं एक पुस्तक खरीद रहा था, यहां पर था क्लियर है, सो पास्ट होगा। मैं एक किताब खरीद चुका था, यहां पर भी था है, पास्ट टेंस है। मैं 1 हफ्ते से एक पुस्तक खरीद रहा था, यहां पर भी था है, तो ये पास्ट टेंस है। तो मोटे मोटी तौर पर हमें यह समझ लेना है कि हिंदी के वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप कहीं नोट कर लें, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, हैं ये सब लगा हो वो प्रेजेंट टेंस में होगा। और जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, ई, या, ये सब लगे हैं वो पास्ट टेंस में होता है। तो एक बार जब आप पहचानना प्रारंभ कर देंगे ना, तो ट्रांसलेट करना छू मंत्र का काम हो जाएगा। पहचानना प्रारंभ कीजिए। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग पहचानते भी होंगे, फिर भी ये आपके लिए एक रिवाइटल का काम करने वाला है। ये आपको एक नए तरीके से आपके दिमाग में बैठाने के लिए मैं इन चीजों को बार बार दोहरा रहा हूं। उम्मीद है पास्ट, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरे टेंस में चलते हैं, और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस है, और ये भी समझना बड़ी आसान है। खेल खेल में इसे भी आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं। डेफिनेशन की बात करें तो किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करना या हो रहा होगा, हो चुका होगा, हो गया होगा, होता आ रहा होगा का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब आपको मैं कॉपी पेन नोटबुक और पेन ले लीजिए, और मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि फ्यूचर टेंस कैसे पहचानना हो।
जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, मैं जब अंत में कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली हिंदी वाक्य में पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होते हैं, फिर क्रिया होती है। पहले क्रिया होती है, ऐसा होता नहीं है। बीच में क्रिया होती है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पहले कर्ता होंगे, फिर कर्म होंगे, फिर क्रिया होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया में, दोनों बातें की है, जिस किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया में, चाहे जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये सब हो, गा, गे, गी, देखिए ये खेलेगा, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये हो गया। तो जहां कहीं भी गा, गे, गी हो, वो समझ लीजिए फ्यूचर टेंस में है। और तब आप पहले तो आपको ये पहचानना है कि वो किस टेंस में है, और तब उसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है। तो अभी सिर्फ आप पहचानते चलिए, ट्रांसलेट करने का रूल हम इसके बाद बताएंगे। सो यहां पर देखिए, वह क्रिकेट खेलेगा, गा यहां पर लास्ट में है। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, गा यहां पर लास्ट में है। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, यहां भी गा लास्ट में है। वह क्रिकेट खेलता आ रहा होगा, यहां भी गा लास्ट में है। मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, यहां भी गा लास्ट में है। वह आपके घर पर, वह आपको घर पर डांटेगा, यहां भी लास्ट में गा है। तो यहां जितने भी सेंटेंस आप देखेंगे, जिस किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा है, जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में गा है, वो फ्यूचर टेंस है। और उसका ट्रांसलेशन जब करेंगे फ्यूचर टेंस के अनुसार ही करेंगे। अभी हम सिर्फ पहचान रहे हैं टेंस, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसके बाद बताएंगे। हम कुछ भी काम कूद कूद करके नहीं करेंगे। ग्रामर को सिस्टेमेटिक पढ़ेंगे, लंबे समय तक दिमाग में पड़ा रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा। और अगर सिस्टेमेटिक नहीं पढ़ते, इधर से उधर जंप करके पढ़ते हैं, भूल जाएंगे। इसलिए मैं सिस्टेमेटिक पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से एक एक करके आप बढ़िए। अब देखिए, अभी तो हमने बताया आपको तीन हमने बताया अभी टेंस के वेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में 4 भेद होते हैं। टेंस में, टेंस का पहले 3 भेद हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इस जो 3 है इनका 4 हो गया, इन तीनों के 4 है, मतलब 4, 4 + 4 + 4 12। अगर आप 12 सेंटेंस समझ लेते हैं रूल के अनुसार, अगर आप 12 से हिंदी के सेंटेंस इंग्लिश के में कन्वर्ट करके समझ लेते हैं रूल के अनुसार, तो टेंस पर आपका कंट्रोल हो गया। टेंस के आप मालिक हो गए, टेंस के आप गुरु हो गए। टेंस आपको कभी टेंशन नहीं देगा। सिर्फ 12 सेंटेंस आपको सीखना है, और इसी 12 सेंटेंस में पूरे सेंटेंस है, पूरे चैप्टर्स हैं, पूरे बुक्स हैं, पूरे महाकाव्य हैं। इस धरती पे जितने बुक हैं और इस धरती पे जितने लिटरेचर हैं, इन्हीं 12 सेंटेंसों के बेसिस पर हैं। तो हमें सिंपली सिर्फ 12 सेंटेंस ही सीखने हैं। प्रेजेंट में 4 सीखने हैं। और जब हम प्रेजेंट की बात करने लगेंगे, पहले तो हमने बताया एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3, अब प्रेजेंट में 4 होते हैं। प्रेजेंट में 4 पहचानना क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि 4 होते कौन कौन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, पहले मैंने बताया था है, जितने में है सब वो प्रेजेंट टेंस है।
आप देखेंगे इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जिसमें भी टेंस है सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में किस टेंस में है वो हमें पहचानना है। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब लगे हों उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ता हूं, इसमें ता हूं आ गया। आप सुनते हैं, इसमें ते है आ गया। वे लोग खेलते हैं, इसमें ते है आ गया। तो जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगे हों, जैसे हम जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, प्रिया गा रही है, संजय स्कूल जा रहे हैं, राजू खेल रहे हैं, ममता पूजा कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं हो रहा है। मतलब कोई चीज, कोई ऐसा कार्य है जो प्रारंभ किया गया है और वो अभी चल रहा है। वैसे उसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा होता हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम डालते हैं। कैसे इसका ट्रांसलेशन करना है हम आगे चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, गया है, गई है, इसमें भी लास्ट में है। बस ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्य लगभग अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट नाउ ये कार्य कंप्लीट हुआ है। मैं खाना खा चुका हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा आपने खाना खा लिया? हाँ, मैं खाना खा चुका हूं, अभी कंप्लीट हुआ है। तो जब कोई कार्य प्रेजेंट टेंस में अभी समाप्त हुआ उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट मतलब हो गया, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। कंटिन्यूअस मींस इम्परफेक्ट होता है, इनकम्प्लीट है, वो चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो वो हो चुका है, हो चुकी है। हाँ, सेंटेंस के लास्ट में लगा होगा चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात करेंगे तो इसमें सेकेंड एंड थर्ड दोनों मिले होते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड है और कंटिन्यूअस सेकेंड है। तो फोर्थ में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दोनों मिले हुए हैं, और इसीलिए इनमें क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस निश्चित रूप से समय का उसमें इंडिकेशन होता है। उसमें समय के बारे में बताया गया होगा। अगर समय के बारे में नहीं बताया गया है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा क्योंकि इसमें समय दे दिया गया है। और मैं पढ़ रहा हूं कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 4 घंटे से पढ़ता आ रहा हूं। अब देखिए, अब कहीं कंफ्यूजन गायब हो गया। मैं 1 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूं, मैं 10 मिनट से चाय पीते जा रहा हूं, वो 1 घंटे से डांस करती जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, रही है के साथ समय भी है। तो अगर रहा है, रही है के साथ समय हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यहां पर उसके ट्रांसलेशन का रूल भी बताया हुआ है, बट अभी हम इस रूल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। रूल की चर्चा हम बाद में करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से हम एक एक करके पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से आते हैं पास्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट टेंस में भी 4 भेद होते हैं। आपको करना क्या है, ये जहां जहां ये प्रेजेंट था वहां पास्ट लिख दीजिए। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था,
पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सब कुछ उसी तरीके से है, सिर्फ वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है। तो जब पास्ट में है तो इसके पहचान चिन्ह भी बदल जाएंगे। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था कि उसके जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, सीखे थे ना। उसी तरीके से जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, नहीं समझ में आ रहा, पढ़ता था तो पढ़ता था, पढ़ता था में क्या हो गया, लास्ट में ता था हो गया। गाता था तो गाता था में क्या है, लास्ट में ता था हो गया। तो जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा हो, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और निश्चित रूप से इसमें था, थे, थी आना ही चाहिए। अगर आपके सेंटेंस में था, थे, थी आ रहा है तो निश्चित रूप से ये पास्ट टेंस है। अब ये पास्ट टेंस में पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, ये हम सीख रहे हैं। जब कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब चल रहा था, तो उसमें क्या होगा, रहा था, रही थी होगा। हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एकदम प्रेजेंट वाले की तरह ही है। अगर कार्य हो चुका है तो चुका था, चुकी थी, अब चुका था, चुकी थी होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और जिस किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, ती रही थी प्लस टाइम हो, वह 4 घंटे से पूजा करते आ रहा था, चाहे वो 4 घंटे से पूजा कर रहा था, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। क्योंकि यहां पर 4 घंटा समय आ गया है, तो जब समय आ जाएगा तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाएंगे, समय नहीं आएगा तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लाएंगे। उम्मीद है आप इसको प्रेजेंट टेंस के साथ मैच करके पढ़ रहे हैं, टैली करके पढ़ रहे हैं, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद से जो थर्ड टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, कंफर्म है कि सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी होगा। जिस किसी भी वाक्य के अंत में गा गे गी हो वो फ्यूचर टेंस है, इतना तो कंफर्म हो गया। फ्यूचर टेंस पहचानना बहुत आसान है। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी हो वो फ्यूचर टेंस हो गया। अब गा गे गी के बाद से फ्यूचर में भी 4 वेद हैं, इनमें से कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो ये एक ही रिदम में है ये। तो जब ऐसे में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ती होगा, ती होगी, ता होगा, ती होगी, ता होगा, ते होंगे, ये सब लगे हों, वह पढ़ता होगा, वह गाती होगी, वे लोग सोते होंगे, तो जिसमें भी ता है, ता होगा, ती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये सब लगे हों, उनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पहचानते हैं और तब उनको हम ट्रांसलेट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, रहा होगा, रही होगी, अर्थात फ्यूचर में कुछ कार्य हो रहा होगा, वे लोग अगली साल बड़ौदा जा रहे होंगे, वह बालिका अगले का साल 12वीं कक्षा में जा रही होगी, ऐसे करके रही होगी, रहा होगा। उसके बाद से जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो चुका होगा, चुकी होगी। अभी तक तो मुझे लगता है कि ये फॉर्म आप पहचानने लगे होंगे। जिन्होंने भी प्रेजेंट टेंस का ध्यान से सुना होगा उनको पास्ट टेंस समझने में कम समय लगा होगा और फ्यूचर में तो बिल्कुल समझने में टाइम नहीं लगेगा। और इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा होगा, रही होगी इत्यादि का प्रयोग
किया जाता है। अब जिनको जिनको ऐसा लग रहा था कि मैं अलग अलग से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बता रहा हूं, जी हाँ, हम अलग अलग से इसलिए बता रहे थे ताकि अलग अलग आप समझ सकें। अब आपको हम एक कंसोलिडेटेड टेबल दे रहे हैं। ये कंसोलिडेटेड टेबल आपको पूरे टेंस के बारे में, पूरे टेंस के 3 भेद होते हैं और प्रत्येक 3 के 4 भेद होते हैं, अर्थात 12 प्रकार के पहचान, 12 प्रकार के रूल, ये सब कुछ हम इस टेबल में आपको दे रहे हैं। आपको इस टेबल को कम से कम 5 बार देख के लिखना है और उसके बाद 5 बार आपको बिना देखे लिखना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश ग्रामर पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप गांठ बांध लीजिए, इन 12 जो ये टेबल के जो 12 सेंटेंस है, इनको तो आपको हर हाल में रटना पड़ेगा। ये 12 सेंटेंस आप हर हाल में रट लीजिए। ये 12 सेंटेंस क्या है और कैसे हैं, ये मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं। सिर्फ आपको ये रटना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले क्लास में दूंगा। एक एक का एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में मैं दूंगा। आपको मैं कहीं भी बीच में छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। बस ये है कि सिस्टमेटिक पढ़ना है और जो वीडियो आपको कम समझ में आता है उसको बिल्कुल ध्यान दे करके 2 बार, 3 बार, 4 बार उस वीडियो को आप लगातार देखें। मुझे भी अगर कोई नया चीज देखना होता है, कोई नई बात समझनी होती है, तो एक वीडियो को मैं लगातार 3 बार देखता हूं। जब 3 बार देखता हूं तो मुझे सब कुछ समझ में आने लगता है। हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको 2 ही बार में समझ में आ जाए, 1 ही बार में समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको कम समझ में आता है उनको 5 बार देख लीजिए महाराज। 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो है, 5 बार देख लीजिए। इस चैप्टर की जितनी भी बातें हैं, जितने भी रूल हैं, जितने रेगुलेशन हैं, जितनी इसमें एक्सरसाइज है, वो सब आपकी हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।